Greetings everyone. Welcome to Career Gurukul. Today we'll be understanding about Indian Constitution. ये पूरा सीरीज है जो आपको संविधान के बारे में बहुत अच्छे से समझाएगा. तो शुरू करें. चलिए. Considering about how it all began. ये सब शुरू कैसे हुआ? हम सब जानते हैं हमारे पास संविधान है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसके अंदर प्रिएम्बल आता है, आर्टिकल्स आते हैं, स्केड्यूल्स आते हैं, पार्ट्स आते हैं. पर ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए इस कहानी को बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के में बनते हैं. सो लेट्स बिगिन. सो भैया 1934 की बात है. 1934 की बात है when M.N. Roy, a pioneer of communist movement in India, he initiated the word called as Constituent Assembly. कि भैया हमें Constituent Assembly चाहिए for the making of the Indian Constitution. ठीक है. अब 34 के बाद +2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, इट्स 36. 1936 की बात है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बारी डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कि भैया हमें हमारी असेंबली चाहिए जो हमारा संविधान बनाएगी. कब किया? लखनऊ सेशन में. अब 1936 में +10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, द आंसर इज 1946. हाँ, 1946 की बात है जब ब्रिटिशर्स ने अप्रूव किया और उस अप्रूवल को माना गया कैबिनेट मिशन प्लान. तो हमें ये 3 डेट्स बहुत अच्छे से लर्न हुई. 1934 when M.N. Roy coined the term Constituent Assembly. 1936 when Indian National Congress demanded the need of a Constituent Assembly. And on 16 May 1946 the Cabinet Mission Plan approved, give a approval that yes, you can make the Constituent Assembly. Now, followed by the composition of the Constituent Assembly. अब हम सब क्लास में बैठे होते हैं तो हमारा स्ट्रेंथ होता है ना कि आज 50 बच्चा आया है, कल 60 बच्चा आया था. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पोजिशन, कि कितना स्ट्रेंथ है. तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ समझते हैं. ठीक है, तो समझे. टोटल मेंबर्स कितने थे? 389 मेंबर्स. अब जिनका मैथ्स अच्छा होगा वो बहुत कमाल कर देंगे यहाँ पे. कैसे भैया? 390 - 1, आंसर क्या आएगा? 389. बिल्कुल सही जा रहे हो. टोटल हुए 389 मेंबर्स. बट इसको थोड़ा कंसेप्चुअली समझने के लिए हमें एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा. पहले जो इंडिया था वो कैसे डिवाइडेड था? एक तो भैया वो जगह जहां पर सिर्फ ब्रिटिशर्स राज करते थे, और एक वो जहां पर उनके एक तरह से कह लो पपेट्स काम करते थे. तो अब इनको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोला गया? ब्रिटिश प्रोविंस असेंबली. और यहां पर क्या बोला गया? प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, यहां पर ब्रिटिशर्स एक्चुअली में खुद रूल करते थे और यहां पर प्रिंसली स्टेट्स में इनके पपेट्स रूल करते थे. मेकिंग सेंस? इतना ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं था जितना घबरा रहे हो. ठीक है, तो टोटल तो हुए 389 मेंबर्स. उसमें से 299 मेंबर्स ब्रिटिश प्रोविंस असेंबली से इलेक्ट होकर आए. ठीक है, और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आए. अब मैम ने 2 वर्ड बोले, एक इलेक्ट और एक नॉमिनेट. समझे? बता रही हूं. इलेक्ट का मतलब होता है एक ऑफिशियली सिस्टम बना और वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आया. मतलब अगर टोटल 40 मेंबर्स हैं तो 40 के 40 मेंबर्स ने वोट किया और उन 40 मेंबर्स के वोटिंग के अकॉर्डिंग एक मेंबर इलेक्ट होकर आया. मेकिंग सेंस? अब हम समझते हैं नॉमिनेट का मतलब. नॉमिनेट का मतलब होता है कि ऑफिशियली सजेस्ट कर देना. मुझे ये छात्र बहुत प्रिय है, मैं चाहती हूं ये हमारी क्लास की मॉनिटर बन जाए, तो मैंने नॉमिनेट कर दिया. आई जस्ट ऑफिशियली सजेस्टेड. ठीक है, तो ये मतलब होता है इलेक्शन और नॉमिनेशन में. तो भैया 299 मेंबर्स तो आए इलेक्ट होकर और 93 आए नॉमिनेट होकर. लेकिन मैम ने तो बोला था सम तो बना था 389. बता रही हूं, 4 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के. अब चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस क्या थी? ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है,
ब्रिटिशर्स की कोई फेवरेट जगह थी, ठीक है। वो 4 फेवरेट जगह कौन सी थी? एक दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और फोर्थ अलवर और मरवार। दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सेकंड पार्ट समझते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि जो ब्रिटिश प्रोविंस असेंबली 299 मेंबर्स थे वो इलेक्ट होकर आए। अब इलेक्ट के 2 प्रोसेस होते हैं, एक एफपीटीपी और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब हम एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत अच्छे से आगे समझेंगे, लेकिन अभी हमें एक चीज लर्न कर लेनी है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे। अंडरस्टैंडिंग? नाउ थर्ड पार्ट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ पार्शियली इलेक्टेड एंड अ पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी। आधे मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे, आधे नॉमिनेट होकर आए थे। कॉमन सेंस। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट बन गया। तो सबको बहुत अच्छे से कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ आया। अब यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया बताओ हमें कि ओरिजिनली कितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो आप सब क्या आंसर करेंगे? टोटल 389 मेंबर्स। वर्क्स? ओके। नाउ कंसिडरिंग अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब फंक्शनिंग का मतलब क्या है? अब कोई चीज शुरू होती है, ठीक है, तो उसका एक फंक्शन होता है ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में शुरू होती है। आज हम क्लास में पढ़ाने लगे हैं, तो मैम ने भी तो उससे पहले कुछ टॉपिक्स डिसाइड करे थे कि ये मैम पढ़ाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बाबू हमने लास्ट डेट करी थी 16 मई 1946। अब हम सीधा दिसंबर में आ जाएंगे, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 की बात है व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इंटरिम प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इंटरिम का मतलब क्या है बता रहे। इंटरिम का मतलब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द ओल्डेस्ट मेंबर, ठीक है। अब हमारे घर में कोई भी त्योहार होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, दिवाली होती है, तो सबसे पहले हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को आगे करते हैं ना कि जाइए पहले आप आरती कीजिए, फिर उसी के बाद ही हमारी बारी आती है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू दिस प्रैक्टिस, वैसे तो ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है, ठीक है। ड्यू टू दिस 9 दिसंबर 1946 में हमारे पहले इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 में +2 कर देंगे, आंसर क्या आएगा? 11 दिसंबर। वेरी गुड भैया, मैं बैड बोलने वाली थी जिन्होंने गलत आंसर दिया, ठीक है। तो 11 दिसंबर 1946 की बात है जब हमारे पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कहाँ के? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने HC मुखर्जी। ये फैक्चुअल चीजें लर्न हो गई। अब यहीं से वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भैया बताओ हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। फिर जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा होगा वो ट्यूबलाइट की तरह ऐसे करके बैठ जाएंगे पेपर में। तो अच्छे से वीडियोस देखना, बहुत अच्छे से रिलीजियसली, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, अब 11 में +2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड, 13 दिसंबर। बाबू 13 दिसंबर 1946 ये डेट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू जी, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर आए थे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कुछ नहीं, इट लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर, कि भैया हमारे संविधान में क्या होगा वो सब उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था। एंड बेसिकली जो पॉइंट यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? प्रिएम्बल का वर्जन है। सो प्रिएम्बल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हम प्रिएम्बल देखते हैं ना, सबसे पहला पेज, द इंटरफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको पहले जब शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको कैसे जाना जाता था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से। अब बाबू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली, मतलब सबने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब
उन्होंने पूरा सबने कह दिया कि हाँ विल फॉलो दिस। ये कब हुआ? 22 जनवरी 1947। अब भैया 46 की बात चल रही थी तो अब ईयर चेंज हो गया, ठीक है, एंड जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 में यूनानिमसली पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। मेकिंग सेंस? ये 4 डेट्स अच्छे से लर्न हो गई, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा और तुम इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है। ओके, सो हैंकरिंग तुम्हें बहुत अच्छे से संविधान के कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स समझ आए हो, यहीं से तुम्हारे क्वेश्चंस बनेंगे। प्लीज फॉलो दीज वीडियोस सीरीज very religiously and it will be very helpful for you. All right, thank you.